हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूजीसी नेट चैनल हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। टॉप 10 इसलिए नहीं कि हमने चूज़ करे हैं, टॉप 10 इसलिए क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसके सबके डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब करेंगे, इसलिए टॉप 10 है। क्योंकि जितने भी पीवाईक्यूज है उससे बेसिक से क्वेश्चन रिपीट ना होते हो, बट उससे टॉपिक्स रिपीट होते हैं और हमेशा होते हैं और होते भी रहेंगे, इसलिए टॉप 10 है। तो ज़्यादा देर ना करते हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट में 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल हूँ। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे हम क्वेश्चन थोड़ा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। वामा शिक्षक, सहाय हिंदू, भाग्यवती देवरानी जेठानी की कहानी। आपको इसमें बताना है कौन सबसे पहले आया, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, सबसे आखिरी नंबर पे। अगर आपको ये भी पता हो कि कौन सा सबसे पहले है, वो भी आप बता सकते। नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। ए 4 1 3 2, बी 2 3 4 1, सी 1 2 3 4, डी 3 4 1 2। बताइए सही आंसर, फिर हम आंसर पे। आई होप आपने इन सबका आंसर दे दिया होगा, सबने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी सबसे पहला उपन्यास है, तो ए सबसे पहले एक ही में, तो यही आंसर हो जाए। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और निशाइंदु सबसे आखिरी में। तो हम आंसर देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ई, लेखक गौरीदत्त। वामा शिक्षक 1872, लेखक ईश्वर प्रसाद और कल्याण राय। भाग्यवती 1877, लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी। निसहाय हिंदू 1890, लेखक कृष्णा दत्त, राधा कृष्ण दत्त। अर्थात तीनों उपन्यासों को प्रकाशित होने के वर्ष के अनुक्रम में इस क्रम रखा जाएगा। और ये सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड पहले पहले उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंधा युग हमारे सिलेबस में लगा हुआ नाटक है, यूनिट नंबर 8 में। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, पशु का उदय, गंधारी का शाप, विजय, कार्मिक आत्महत्या। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि उसके जो अंक है उसमें सबसे पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। इसमें तो आपको ऑप्शंस की भी नीड नहीं होनी चाहिए, वैसे ही पता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4 5, बी 1 3 4 2 5, सी 1 3 2 4 5, डी 1 3 5 2। बताइए सही आंसर इसका। देखिए, इसका आंसर आपको वैसे भी याद होना चाहिए था। इसका आंसर पहले आएगा कौरव नगरी, फिर आएगा पशु का हृदय, फिर आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। और ये तीनों 1 3 2, ये सी वाले में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। गांधारी का श्राप और विजय का कार्मिक आत्महत्या, ये सबसे लास्ट में। वस्तु विकास के आधार पर धर्मवीर भारती के गीत नाट्य अंधा युग 1955 के अंकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। तो पता होना चाहिए किसका नाटक है, धर्मवीर भारती का है। या कब लिखा गया है, अंधा युग 1955 में लिखा गया है। और किस प्रकार है, कौरव नगरी, पशु का हृदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी के श्राप, विजय, कार्मिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु। अर्थात कथा के कार्मिक विकास के अनुसार अंधा युग के अंक इस प्रकार में इस क्रम में आते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। राम बेनीपुरी, नलिन
नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। ए 1 4 3 2, बी 1 2 3 4, सी 2 3 4 1, सी 4 3 4 1 2। बताइए इसका सही कर्म क्या होगा, उसके बाद हम आंसर देंगे। आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। वो पहले आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर नंदुलारे वाजपेयी, फिर रामविलास शर्मा, फिर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, इसका ए सही आंसर हो जाए। ये इसका सही आंसर हो। आंसर देख लेते हैं। जन्म वर्ष के आधार पर निम्नलिखितकारों का सही अनुक्रम है। रामवृक्ष की जन्म 1899। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रख। नंदुलारे वाजपेयी 1906, रामविलास शर्मा 1912 और नलिन विलोचन शर्मा 1916। ठीक है। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की आपको बतानी है, पहले से बाद के क्रम में लगाने, जो सबसे पहले प्रकाशित हुए सबसे पहले, जो सबसे बाद में उसे सबसे बाद में। ए 3 4 2 1, बी 1 2 3 4, सी 2 1 4 3 4, डी 1 3 2 4। बताइए। सिंह आपने आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले आएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, फिर आएगा छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। ऐसे आएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968 और दूसरी परंपरा की खोज 1982। ये भी पता हो तो तब भी आप लगा सकते हैं। देखो लास्ट में फोर सब में ही है, सॉरी। बट अगर आपको ये पता होता है कि इनकी सबसे पहली है, बीच की है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। बारचू, राजा निर्बंसिया, एक और जिंदगी, यही सच है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहानियाँ। बाकी ऐसे पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी राजा राजा निर्बंसिया। ठीक है, फिर 30 दूसरे नंबर पे आ जाएगी एक और जिंदगी, तीसरे पे यही सच है, और सबसे लास्ट में आएगी वाटचू। ठीक है, का ए ठीक हो जाएगा। आंसर देखिए इसका आगे। प्रकाशन वर्ष कब है? राजा निर्बंसिया 1957, कहानीकार कमलेश्वर है, एक और जिंदगी 1961। आपके लिए राजा निर्बंसिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी हुई कहानी है। ठीक है, एक और जिंदगी 1961 की कहानीकार मोहन राकेश है, यही सच है 1966। कहानी मन्नू भंडारी की है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कहानी नहीं लगी हुई, बट ये कहानीकार लगी हुई है, आत्मकथा लगी हुई है। एक कहानी है भी। वारचू 1978, कहानीकार भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन दो, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रमाणों प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन एक और दो दोनों सही, कथन एक और दो दोनों गलत, कथन एक सत्य किंतु दूसरा गलत,
कथन एक असत्य है और दूसरा सही। बताइए इसका आंसर। देखिए, ये तो नेगेटिव हो गया ना। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। लोक साहित्य जो लोगों द्वारा लिखा गया है, जो आम इंसानों के लिए लिखा गया है, तो उसके लिए साहित्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, ठीक है। तो उसका सही सही आंसर हो जाएगा सी। आंसर की तरफ देख पढ़ते हैं। साहित्य में लोक ही प्रमाण है माना जाता है, यह कथन सही है। लोक साहित्य की गुणवत्ता सिद्ध करने के लिए शास्त्रीय मानकों की आवश्यकता होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता को परखने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार पहला कथन सही और दूसरा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, क्योंकि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। कथन एक और दो दोनों सही, कथन एक और दो दोनों गलत। एक कथन एक सही किंतु दूसरा गलत, और डी में आ जाएगा कथन एक असत्य है और दूसरा सत्य है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। देखिए, खुद भी एक नेगेटिव कथन है पहला वाला कि स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, तो कर सकती है। नहीं कर सकती है गलत है। ये इस ये जो ऊपर दिया हुआ है रीजन, इसके हिसाब से असर्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। दोनों असत्य है। कथन एक में कहा गया है कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, यह कथन गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श मानता है कि स्त्री जैविक पहचान और तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान भी होती है। कथन दो में कहा गया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। यह कथन भी गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था वास्तव में स्त्री के व्यक्तित्व और सोच को नियंत्रित कर सकती है। तो दोनों ही गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य प्रीति के उत्कर्ष का दर्शन है, क्योंकि अगर हम तर्क पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, स्थापना पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए इस पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। दोबारा पढ़ लेती हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा सेकंड हो गया है। हम इधर इससे पहले क्योंकि लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि है इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, क्योंकि इसलिए इसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। एक ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, डी में आ जाएगा दोनों गलत है, और डी में आ जाएगा दोनों सही है। क्या बताइए। दोनों पॉजिटिव है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसका आंसर देख लेते हैं। ए में कहा गया है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में उत्कर्ष उच्च विचार को दर्शाता है, यह कथन सही है, क्योंकि में इसी कारण कृष्ण भक्ति काव्य पूर्ण आनंद उज्जवल रस में प्राप्त होता है, यह तर्क भी सही है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, क्योंकि वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।
कथन एक और दो दोनों सही, कथन एक और दो दोनों गलत, कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है, कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सही है। बताइए इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। छायावाद श्रृंगार का नहीं है, एक रहस्य का काव्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी नहीं, एक अज्ञान की पहचान ही उसमें बनी है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक। कथन एक में कहा गया छायावाद केवल श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, यह कथन गलत है क्योंकि छायावाद में मानव और प्रकृति का सूक्ष्म लेकिन अभिव्यक्ति सौंदर्य के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति प्रकट होती है, न केवल भोगात्मक श्रृंगार। कथन दो में कहा गया रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी, ये कथन भी गलत। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्र विषय मनुष्य है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही और ए और आर दोनों गलत। आइए काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, तो ये गलत है। सामान्य विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन नहीं हो सकता, तो विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काव्य का केंद्र विषय मनुष्य है, ये सही है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा हमारा इसका। कथन ए में कहा गया है कि काव्य का आलम्बन केवल सामान्य जन ही हो सकता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं। यह कथन गलत है क्योंकि काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। और तर्क में कहा गया है कि काव्य का केंद्र मनुष्य होता है, यह तर्क सही है और इसी हिसाब से ए गलत हो जाएगा, आर सी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने सवालों सुझाव लिखिएगा। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कांटेक्ट करने के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पर आप कांटेक्ट कर। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मैं देना भूल गई हूँ, मैं आपको उसमें दे दूँगी, कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, नमस्ते, बाय।